हेलो बेटा जी। वेलकम टू फिजिक्स विद वैभव सर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो बेटा, इस यूनिट में टोटल 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर पहला इसका है चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। चैप्टर नंबर 5 है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक है इसका इलेक्ट्रिक करंट। देखो बेटा, करंट आप पहले भी जानते हैं, 10th में भी आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के जिस रेट से फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट बैठती है कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड को हम एम्पियर भी लिख लेते हैं। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ठीक है बेटा, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वैसे तो आप ये कहेंगे कि इसमें डायरेक्शन होती है, जैसे किसी जंक्शन को 2 वायर्स से करंट जा रही है, ये करंट इस पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है, तो यहां से एक तीसरी वायर निकल रही है, इससे करंट निकल रही है। तो अगर ये 3 एम्पियर की है इसमें करंट और इसमें 4 एम्पियर की है सपोज, तो टोटल जो करंट ऐड होके आती है वो 7 एम्पियर आती है, यानी कि डायरेक्टली ऐड करते हैं। सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। भले ही इसमें एरो बनाए गए हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ वेक्टर सम। 3 और 4 का ये वेक्टर सम नहीं किया, नहीं तो एंगल को कंसीडर करके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट करके एडिशन करते। ठीक है बेटा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद आता है आपका करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसी कंडक्टर के पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए रिप्रेजेंट होती है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। सो करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, और इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है करंट डेंसिटी। ठीक है बेटा, ये इसमें आप इसमें ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके बाद क्या है? मीन फ्री पाथ रिलैक्सेशन टाइम। मीन फ्री पाथ रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली डेफिनेशंस भी पूछ लेते हैं, और इसके बेसिस पर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, मीन फ्री पाथ क्या होता है? देखो बेटा, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं तो आपस में कोलाइड होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज डिस्टेंस है 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच की, मीन फ्री पाथ कहलाती है। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ क्या है? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 सक्सेसिव कोलिजन। और इसी तरीके से रिलैक्सेशन टाइम होता है। मीन फ्री पाथ तो एवरेज डिस्टेंस है, रिलैक्सेशन टाइम एवरेज टाइम है। 2 लगातार कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसकी एवरेज वैल्यू क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस, सपोज ये कंडक्टर है,
है ना। इसके अंदर वैसे तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसमें इसके अक्रॉस कोई बैटरी या सेल लगा दें, इसके अक्रॉस हमने ये बैटरी या सेल लगा दें, तो इसमें करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो ये जो है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो किस डायरेक्शन में बनेगी, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो जो इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर के, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं करंट की डायरेक्शन के अपोजिट एक स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं, और इन सब की जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू टॉ, और हम a को लिख लेते हैं f अपॉन m इंटू टॉ, f को लिख लेते हैं e अपॉन m इंटू टॉ। ठीक है बेटा, इसमें हमें किसी भी तरीके से रिलेशन या कोई भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है किस पे डिपेंड करते हैं, क्या वेरिएबल्स, वो भी पूछ लेते हैं। तो E बाय एम, E को हम क्या लिख सकते हैं, टॉ भी लिख सकते हैं एज इट इज, और E को हम क्या लिख सकते हैं, V बाय एल भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी फॉर्मूले जो हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बन जाते हैं। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, Vd और I के बीच में रिलेशन। तो ये आप डायरेक्टली भी जो है इसको लर्न कर सकते हैं, नॉट रिक्वायर्ड टू ड्राइव, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कर रहे हैं। I इज इक्वल टू NEA Vd, दिस इज द फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि N क्या है। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसकी यूनिट जो है पर मीटर क्यूब होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, पर मीटर क्यूब होता है, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हम इसको बोलते हैं बेटा। E है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टिंग वायर या कंडक्टर, और Vd है जो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एवरेज उनका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो ये है Vd, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रखेंगे, मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी Vd अपॉन E इज द मोबिलिटी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस is the obstruction in the path of current in any conductor is called electric resistance, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन I। ठीक है बेटा, और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर एम्पियर और ओम, ये सिंबल है ओम का। ठीक है, ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बाद ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, अगर फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, देन V अपॉन I यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज अ कांस्टेंट, इज कॉल्ड ओम्स लॉ। दिस इज द ओम्स लॉ, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। दिस इज द ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ के लिए क्या लिमिटेशन है, क्या कंडीशन है, कंडीशन सिर्फ यही है कि फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या है, अच्छा, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म,
इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये फॉर्मूला है। J भी वेक्टर क्वांटिटी है, E भी वेक्टर क्वांटिटी है। J इज इक्वल टू सिग्मा ई इज द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। J क्या है, करंट डेंसिटी, और यहां पे सिग्मा क्या है, रेजिस्टिविटी, अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी है सिग्मा। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका, रो इज इक्वल टू E अपॉन जे। E की वैल्यू रखें V बाय L, J की वैल्यू रखें I अपॉन A, ऐसा रख सकते हैं। तो इससे हमारे पास क्या जाता है, V अपॉन I एज इट इज इंटू A अपॉन L। V अपॉन I क्या होता है, R, तो R A बाय L। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिस कंडक्टर की लेंथ यूनिट हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट वैल्यू रखता हो, तो उसका रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए, इफ L इज इक्वल टू 1 और A इज इक्वल टू 1, देन रो इज इक्वल टू R, देन रो इज इक्वल टू R। ठीक है बेटा, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये 3 मटेरियल्स की टर्म में आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, पहला मटेरियल कौन सा है, मेटल के केस में। मेटल के केस में क्या होता है, ये मैं ग्राफ से आपको बता रहा हूं। Y एक्सिस पे रेजिस्टिविटी, X एक्सिस पे टेम्परेचर। तो ये क्या होता है, अगर एक मेटल के केस में लें तो इस तरह से ये डिपेंड करता है। ये कॉपर के लिए बनाया है बेटा जी, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में रेजिस्टिविटी कुछ ना कुछ होगी, रो नॉट, और फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ तेजी से बढ़ती है। दूसरा क्या है, दूसरा है एलॉय। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर, है ना, दो कंडक्टर का मिक्सचर एलॉय होता है। तो एलॉय के केस में क्या होता है, एलॉय के केस में भी बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, ठीक है ना, थोड़ा सा जो है धीरे धीरे बढ़ती है, ये ध्यान रखेंगे कंडक्टर मेटल के केस की अपेक्षा। ये निकॉम वायर के लिए है। निकॉम वायर निकिल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है। इसके बाद क्या है, थर्ड वन, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के केस में क्या है, सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा टेम्परेचर के, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी घटती है। ठीक है बच्चे, तो ये ध्यान रखेंगे आप इसमें।